अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने बिंदु D2 के बारे में पढ़ा था। बिंदु D2 क्या था? यदि समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश अत्यंत दूरी पर होते हैं इस युग्म को बिंदु D2 कहते हैं। यदि समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश अत्यंत दूरी पर होते हैं तो इसे हम बिंदु D2 कहते हैं। अब बिंदु D2 के कारण ही हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिखानी है। उसमें हम फर्स्ट डेरिवेशन करते हैं। बिंदु D2 के कारण अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की परिमाण को समान होना चाहिए और प्रकृति विपरीत होनी चाहिए। इसका मीनिंग क्या है? एक आवेश है -2, एक आवेश है +2, यानी दोनों का परिमाण समान है और प्रकृति विपरीत है। हमने इन दोनों के बीच की दूरी हमने 2a, ये बिंदु A ये बिंदु E। अब हमको अक्षीय रेखा क्या होती है? विद्युत D2 के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को आगे बढ़ाने पर जो रेखा प्राप्त होती वो अक्षीय रेखा है। विद्युत D2 के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? अक्षीय रेखा। अक्षीय रेखा एक प्रकार से x अक्ष होता है तो अक्षीय रेखा क्या हो गई? विद्युत D2 के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को अक्षीय रेखा कहते हैं। तो अब अक्षीय रेखा पर क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो अब हम इसको क्या करना है? हमको विद्युत D2 के मध्य बिंदु O से मध्य बिंदु O लिया, मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। क्या है? कहां से? विद्युत D2 के मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। हमने आवेश निकाल लिया, यानी विद्युत D2 की दिशा -2 से +2 की ओर बढ़ाएंगे। जिससे मैंने -2 किया लिया, +2 लिया, तो इसकी दिशा इधर है। अगर आप बाई चांस D2 को यूं शो कर रहे हैं +2 और -2, तो इसकी भी डायरेक्शन इधर आ जाएगी। इसलिए -2 का बेस इधर ले रहे हैं और +2 को इधर ले रहे हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है? D2 के मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यानी आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो फॉर्मूले बनाए हैं। एक E बराबर है /2 फिर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के रूप में निकालनी है। हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के रूप में निकालनी है, इसलिए फॉर्मूला आएगा E बराबर KQ/r²। तो अब यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, E बराबर KQ/r²। बट ये r दूरी की से आ रहा है, यहाँ हमारी दूरी अलग अलग होगी। तो हम पहले दूरी मेजर करते हैं, कहां तक? बिंदु P तक। तो ये क्या किया हमने? हमको क्या निकालना है? इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ये मध्य बिंदु है, इसलिए डिस्टेंस a हो जाएगी, ये डिस्टेंस a हो जाएगी। इसलिए यह डिस्टेंस 2a ले रहे हैं। अगर आप यह डिस्टेंस a लेते हो या बार-बार a/2 लिखना पड़ता है, तो डायरेक्शन में पूरी जगह a/2 लिखना पड़ता है। 2a लिखने पर ये a हो गया, ये भी a हो गया। अब हमको पहले क्या करना है? -2 की P से दूरी देखनी है, फिर +2 की P से दूरी देखनी है। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में नीचे डिस्टेंस आती है। तो -2 की अगर P से दूरी देखें तो कैसे मेजर करें? देखिए, यहां से यहां तक की दूरी a है, फिर यहां से यहां तक की दूरी r है, यानी ये दूरी a है, ये दूरी r है। तो ये अपना टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? r + a। जैसे यहां से यहां तक की दूरी a है, फिर यहां से यहां तक की दूरी r है, तो डिस्टेंस हो गई r + a। इसी प्रकार +2 की P से डिस्टेंस देखें तो ये दूरी r है, ये दूरी एक है, और सिर्फ ये दूरी मेजर करनी है, तो ये दूरी अपने आप कितनी रह गई? r - a। तो -2 की भी P से दूरी आ गई है और +2 की भी P से दूरी आ गई। दूरी क्यों निकाल रहे हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में नीचे दूरी आती है। फिर हमने लास्ट क्लास में बताया था कि जो धनावेश होता है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ होती है और ऋणावेश होता है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की तरफ होती है। क्योंकि हमको यह धनावेश की है और ऋणावेश की है, तो हमको साथ में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी शो करनी है। तो वो कैसे करें? तो देखो, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? -2 आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 या EA कुछ भी दे दीजिए। तो देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? E बराबर KQ/r²। वहां r² क्यों आएगा? क्योंकि वह डिस्टेंस r थी। यहाँ -2 की P से डिस्टेंस कितनी है? r + a। इसलिए क्या आएगा?
के क्यू अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। फिर हम इसकी डायरेक्शन शो करना चाहिए, दिशा शो करना चाहे तो हम जानते हैं -2 के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो अंदर की तरफ होती है, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो अंदर की तरफ आएगी, यानी ई ए इधर लिख सकते हैं। तो अगर इसकी दिशा शो करना चाहे तो क्या हो जाएगा, पी से ए की ओर, पी से ए की ओर। ये तो किसके कारण आ गई, -2। दूसरा आवेश क्या है, +2 आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EP, ए और EP लिखा है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, इसलिए ये ए EP लिख दिया, तो आप E1 E2 लिख सकते हैं। तो अब ये क्या होगा कि ये Q2 कॉमन रहेगा। अब +2 की पी से डिस्टेंस कितनी है, R - a, इसलिए यहां आएगा R - a का स्क्वायर। और इसकी दिशा हमें याद है, धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो बाहर की तरफ होती है, यानी इधर की तरफ। यानी यहाँ क्या लिख सकते हैं, B से P की ओर। तो हमने पहले +-2 आवेश के कारण निकाल दिया, फिर +2 के कारण निकाल दिया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमको तो निकालना है परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये देखिए, ये दोनों हमको P पर निकालनी है, ये दोनों एक दिशा एक दूसरे के ऑपोजिट यानी विपरीत दिशा में। तो अब हम क्या करते हैं, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, EB - EA। एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए हमने आपस में इसको घटा दिया। और EB - EA क्यों किया, क्योंकि हम देख रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी अगर दूरी कम होगी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी। तो ये दूरी कम है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक है, ये दूरी अधिक है, तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम है, इसलिए हमने EB में से EA को घटाया। वैल्यू पुट कीजिए, AQ अपॉन R - a का होल स्क्वायर -KQ अपॉन R प्लस a का होल स्क्वायर। अब थोड़ी मैथ सॉल्व करनी है आपको। E बराबर देखिए, KQ का आपको कॉमन दिख रहा है, तो हमने KQ कॉमन ले लिया। क्या आ गया, 1 अपॉन R - a का होल स्क्वायर माइनस R प्लस a का होल स्क्वायर। फिर E बराबर वापिस KQ बराबर, अब देखिए यहाँ पर आप LCM लीजिए, लसक है क्या आएगा, R - a का होल स्क्वायर R प्लस a का होल स्क्वायर। लसक लेने के बाद इसको सॉल्व कीजिए, तो यहाँ ऊपर आ जाएगा R प्लस a का होल स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा R माइनस a का होल स्क्वायर। पहले हमने लसक लिया, लसक लेने के बाद इसको सॉल्व कर दिया। अब देखिए यहाँ पर तीन फॉर्मूले लग गए, कौन सा, एक पर a प्लस b का स्क्वायर। a प्लस b का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। एक लग रहा है a माइनस b का स्क्वायर, a माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये तो आपने छोटी क्लास में फॉर्मूला पढ़ा है, फिर भी मैं बता देता हूँ। एक लग रहा है a प्लस b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, एक ये फॉर्मूला लगेगा। एक लग रहा है a माइनस b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। और देखिए एक और फॉर्मूला लग रहा है a प्लस b a माइनस b, a प्लस बी a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे तीनों फॉर्मूले यूज में ले रहे हैं। E बराबर KQ, यहाँ लग रहा है a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या हो जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ar। माइनस तो माइनस है, यह लग रहा है a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ar। फिर नीचे देखिए a प्लस बी a माइनस बी, यानी r प्लस a r माइनस a, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसलिए क्या आएगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। बट एक और देखिए दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, इसलिए यहाँ वापस क्या आएगा स्क्वायर। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया मैंने, a प्लस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर और a प्लस बी a माइनस बी। अब क्या कीजिए, ये जो माइनस है इस माइनस का तीनों से मल्टीप्लाई कीजिए, तो E बराबर क्या
जाएगा के क्यू, ये तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a आर ऐसे कैसे रहा, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई किया माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2ar, नीचे क्या है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट, 2ar क्या हो गया 4ar, के क्यू इज इक्वल टू 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, ये तो यहां पर आ गया। अब हमने बताया था जो बी टू आगुन के बीच की दूरी होती है वो बहुत ही अधिक होती है, यानी ए का मान बहुत कम है और आर का मान बहुत अधिक है, आर का मान ए की कंपेरिजन में बहुत अधिक है, तो हम क्या कर सकते हैं यदि आर वेरी वेरी ग्रेटर देन ए हो तो, यानी आर की वैल्यू ए की तुलना में बहुत अधिक है तो हम क्या कर सकते हैं ए को नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो आर वेरी वेरी ग्रेटर देन ए हो तो ए स्क्वायर को नगण्य मानने पर, नगण्य मानने का मतलब ए की वैल्यू 100 और ए की वैल्यू 0.8, 100.8 की कंपेरिजन में बहुत अधिक है, इसलिए 0.8 को हम नेग्लिजिबल मान रहे हैं, नगण्य मान रहे हैं, यहाँ ए स्क्वायर को हटाएंगे ई बराबर क्या आ गया के क्यू 4ar, नेग्लिजिबल का मीनिंग होता है नगण्य में इसको 0 मान लो, आर स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, तो ई बराबर के क्यू, ये क्या हो गया 4ar और ये हो गया आर क्यूब, ये क्या हो गया आर क्यूब हो गया। अब आर क्यूब से एक आर कटेगा कैंसिल होगा, आर क्यूब से एक आर क्या होगा कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा के क्यूब 4a अपॉन आर क्यूब, तो यह क्या हो जाएगा ई बराबर के क्यूब 4a, एक आर से आर का अंदर क्या हो गया आर क्यूब, फिर यहाँ पर हमने फिर फॉर्मूला बताया था D2 आगुन होता है P बराबर Q इंटू 2a, P बराबर क्या होता है Q इंटू 2a, तो इसको क्या कीजिए ये 4 है, इसको मैं 2 इंटू 2 लिख देता हूँ, यानी 2 को आगे ले लेता हूँ और 2 को अंदर रख दिया, क्या किया जो 4 इसको 2 इंटू 2 लिख दिया, क्यों लिखा तो पढ़ चुके हैं Q इंटू 2a क्या होता है P क्या कहलाता है D2 आगुन, तो E बराबर 2kP अपॉन आर क्यूब, यहाँ Q इंटू 2a बराबर P D2 आगुन, तो ये हमारा अक्षय रेखा पर बिंदु क्षेत्र की तीव्रता के बारे में आया। कैसे निकाला, पहले हमने -2 के कारण बिंदु क्षेत्र की तीव्रता निकाली, फिर +2 के कारण बिंदु क्षेत्र की तीव्रता निकाली, परिणामी के दोनों को आपस में घटाया, फिर जो मैक्स है वो हमने के फॉर्मूला लिया, लेसर पे लिया, ये तीन फॉर्मूले यूज में लिए थे, फिर इसको सॉल्व करके हमने फॉर्मूला निकाला है, तो ये बराबर क्या है 2kP अपॉन r3, यानी अक्षय रेखा पर जो बिंदु क्षेत्र की तीव्रता होती है ये बराबर क्या होता है 2kP अपॉन r3। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होता है, अधिकतर आप बोर्ड में देखोगे तो बहुत बार आया होता है, पिछले साल अक्षय द्विध्रुव के कारण आया था, परंतु विद्युत विभव का डेरिवेशन आया था, ये हमारे किसके कारण है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये इसका पहला डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। अब हम इसका दूसरा डेरिवेशन करते हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण कौन सी रेखा, निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण, किसके कारण, निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सेकंड डेरिवेशन क्या है, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फर्स्ट हमने क्या किया है, अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, अब विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो देखिए निरक्षीय रेखा क्या होती है, पहले वो समझने की कोशिश कीजिए, ये -2 आवेश, ये +2 आवेश, ये कोई भी पॉइंट ले लो, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, दोनों के बीच में डिस्टेंस 2a। अब निरक्षीय रेखा क्या होती है, विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से गुजरने वाली लंबवत रेखा, विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से गुजरने वाली लंबवत रेखा को निरक्षीय रेखा कहते हैं, यानी
एक प्रकार से जो y अक्ष होता है वो निरक्षीय रेखा कहलाता है, जैसे x अक्ष था वो तो अक्षीय रेखा कहलाता है, और जो y अक्ष है वो क्या कहलाता है, निरक्षीय रेखा। तो निरक्षीय रेखा की डेफिनेशन क्या हो गई, विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से गुजरने वाली लंबवत रेखा को निरक्षीय रेखा कहते हैं। यानी अब हमको हुई कितनी दूरी पर, r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। द्विध्रुव के मध्य बिंदु से गुजरने वाली लंबवत रेखा को निरक्षीय रेखा कहते हैं। हमको इसके मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर, r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए दूरी का होना बहुत जरूरी है। तो अब हमको यहाँ पर बिंदु P की यानी -2 की P से भी दूरी देखनी पड़ेगी और +2 की भी P से दूरी देखनी पड़ेगी। अभी जो अक्ष वाला दिया था उसमें डायरेक्ट दूरी आ गई थी, एक बार r में a को जोड़ा था, एक बार r में a को घटाया, परंतु यहाँ देखिए ये डायरेक्ट दूरी नहीं आ पाई क्योंकि एक ऐसे है दूसरा ऐसे है। अब यहाँ दूरी आप कैसे निकालें, ये बड़ी बिंदु तो हमको ये जानते हैं दूरी a है, ये दूरी a। अब हमको P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो हमको यहाँ पहले डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ डिस्टेंस निकालने के लिए फिर आप 10 के अंदर आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा। पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर ये वाली डिस्टेंस कौन सी, a तो पाइथागोरस प्रमेय में आपने पढ़ा है 1 स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। क्या होता है, 1 स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये प्रकार से कण है, ये आपका आधार है और ये लंब है। अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है तो हमारी इसकी थ्योरी तो क्या हो गई, कितना हमेशा बिंदु A और B पर -2 तथा +2 आवेश स्थित है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने सबसे पहले ये डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने क्या लिया, त्रिभुज AOP में, त्रिभुज AOP इसमें मैं लगा रहा हूं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। मुझे अगर AP का मान निकालना है यानी AP का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। बट मुझे तो ओनली फॉर एक ही निकालना है, उसका रूट ले लीजिए, वर्गमूल लेने पर AP बराबर क्या हो गया, रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो यानी ये जो दूरी हुई r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, सेम टू सेम ये दूरी हुई r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, ये तो हमारी दूरी हमने क्यों निकाली है, क्योंकि हम बता चुके हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E बराबर KQ अपॉन r स्क्वायर। यानी जहां पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वहां दूरी का होना बहुत जरूरी है। तो मैंने क्या किया है, -2 की P से दूरी निकाल दी, अब +2 की भी P से दूरी निकाल दी। अब वापस डायरेक्शन सॉल्व करते हैं, कैसे करें, सबसे पहले -2 आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EA, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला KQ अपॉन r स्क्वायर, KQ को कॉमन रह गया वही आएगा। बट अब यहां पर दूरी क्या है, रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यहां क्या आएगा, रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का स्क्वायर। क्या आ गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर KQ अपॉन r स्क्वायर, और यहाँ डिस्टेंस क्या है, रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसलिए यहाँ रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब देखिए यहाँ रूट भी है और स्क्वायर भी है, इतना मैथ्स में पढ़ चुके हैं, रूट और स्क्वायर आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि रूट का मीनिंग होता है 1/2। अब 1/2 का भी मुझे स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने पर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो आपको इसको क्या लिख सकते हैं, E बराबर KQ अपॉन रूट और स्क्वायर आपस में है a r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1। फिर हम पढ़ चुके हैं जो ऋणावेश होता है इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की तरफ होती है। ये ऋणावेश के कारण डालना है, इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर आ रही है यानी E के। तो ये किधर से लिखना चाहेंगे, क्या लिख सकते हैं, P से A की ओर। अब दूसरा आवेश कौन सा है, +2 आवेश। +2 आवेश के कारण
P पर सीधा लिखो इसी प्रकार प्लस 2 आवेश निकालना है बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ देखो कब वो करेंगे स्क्वायर रूट कट जाएगा, सीधा लिख देते हैं EB बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ऐसे मतलब परंतु ये है धनावेश और धनावेश के कारण हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की तरफ होती है, यानी ये इधर की तरफ आएगा। यानी अगर इसकी डायरेक्शन शो करना चाहे तो लिखेंगे B से P की ओर। ये ध्यान रखें कभी डायरेक्शन शो होंगे, ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की तरफ होती है और धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ होती है। तो ये तो -2 के कारण क्या आ गया, +2 के कारण क्या आ गया। हम समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से EA बराबर क्या आ गया EB। एक प्रश्न नंबर 3। अब हमको ना परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, तो हमने जब अक्षीय रेखा पर निकाला था तो दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक दूसरे के विपरीत होने पर परिणामी निकालने के लिए दोनों को आपस में सबट्रैक्शन यानी दोनों को आपस में घटा दिया। बट यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की एक दिशा ऐसे और एक दिशा ऐसे, ये विपरीत नहीं है, दोनों एक दिशा में भी नहीं है। अगर एक दिशा में होते तो हम जोड़ भी देते, विपरीत होते तो घटा भी देते, परंतु इसकी डायरेक्शन एक इधर है और एक इधर है। तो अब हमको क्या करना है, दोनों डायरेक्शन को एक ही दिशा में यहाँ लाने की कोशिश करनी है। तो उसके लिए आप यहाँ को हम 10 के 11 के अंदर पढ़ते थे सदिश राशियों का आपका घटक, यानी कैसे इसको घटकों में विभाजित करते हैं। घटकों में विभाजित करने के लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये जो एंगल है उसको हमने थीटा माना, इसी प्रकार ये भी एंगल मैंने थीटा माना। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही दिशा में भी नहीं है, विपरीत भी नहीं है। अब हमको इसको एक ही दिशा में लाने के लिए घटकों में विभाजित करना पड़ेगा। घटकों में विभाजित करने के लिए मैंने दोनों थीटा ले लिया, यानी माना हमने क्या क्या लिया हुआ है, ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा है। अब आपको इसके लिए देखिए 9 10 आप पढ़ते थे, ये मैं जेड बना, तो ये जेड बना तो ये एंगल थीटा है, ये एंगल क्या होगा थीटा है, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है। इसी प्रकार यहाँ भी जेड बनाओगे, ये थीटा है, यहाँ भी थीटा है, उसके सामने वाला भी शब्द भी कौन थीटा होता है। तो ये हमारा क्या किया, हमने जेड बनाया, जेड में ये एंगल थीटा है, तो ये भी आपका एंगल थीटा होता है, ये हमने थीटा ले लिया। क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर हमको E और B की दिशा निकालनी है। तो हमने क्या किया है, एंगल थीटा लिया, तो ये भी थीटा है, इसी तरह ये थीटा है, इधर भी थीटा है, इसके सामने वाला कौन समुद्र में क्या होता है, थीटा होता है। अब यहाँ पर हमने 11 के अंदर पढ़ा था में सदिशों का वियोजन हमको याद होता है, हमेशा थीटा की दिशा में जो घटक आता है वो कॉस आता है, यानी जिस सदिश का वियोजन करना है और अगर उधर थीटा एंगल आ रहा है, जैसे याद हो हमने 11 के अंदर पढ़ा था, जैसे ये ए घटक है, ए सदिश है और एंगल थीटा इधर है, तो जिधर भी थीटा होता है उसका वियोजन करने में हमेशा उधर कॉस आता है और उसके लंबवत हमेशा साइन आता है। ये हमेशा सदिशों का वियोजन में ये होता है। क्या जो भी सदिश है जिधर भी थीटा एंगल बना हुआ है उधर क्या आएगा कॉस और उसके लंबवत हमेशा क्या आता है साइन। तो अब देखिए वही चीज यहाँ करनी पड़ेगी हमको। तो देखो मैं पहले EA को वियोजित करता हूँ, तो देखो EA ये इधर है और इसका एंगल इधर बना हुआ है, तो अभी हमने पढ़ चुके थीटा की डायरेक्शन में हमेशा कॉस घटक आता है। तो अगर मैं EA को वियोजित करूं तो इधर पाएगा EA cos थीटा, ये तो आ गया थीटा की डायरेक्शन घटक। फिर मैंने क्या बताया, इसके लंबवत कौन सा घटक आता है साइन, ये EA cos थीटा ये रहा, इसके लंबवत ये रहा, इधर कौन सा घटक आ जाएगा EA sin थीटा। हमेशा जब भी सदिशों को वियोजित करते हैं तो थीटा की डायरेक्शन हमेशा कॉस घटक आता है, उसके लंबवत हमेशा साइन घटक आता है। तो ये EA को वियोजित कर दिया तो थीटा डायरेक्शन इधर था, इधर आ गया कॉस और उसके लंबवत क्या आ गया साइन। इसी प्रकार अगर मैं EB को वियोजित करूं तो देखो EB ये रहा, EB का देखो थीटा डायरेक्शन इधर आ रहा है, तो थीटा इधर आ रहा है, इसका मीनिंग है इसका इधर घटक होगा EB cos थीटा। फिर इसका लंबवत घटक देखो तो EB cos थीटा ये रहा, इसका लंबवत घटक
जैसा आपने ये थीटा मैंने बताया ये एक है, ये थीटा इधर है, तो ये एक cos थीटा इधर आया है, परंतु ये सदिश इधर है, तो ये लंबवत घटक ये वाला आएगा, जो जिसको वियोजित कर रहे हैं वो दोनों घटकों के मध्य में होना चाहिए। ये लंबवत घटक यहाँ नहीं ले सकते, ये गलत होगा। तो यहाँ ये क्या वाला ये EB है, तो cos इधर आया है, मैंने बताया जिसको भी वियोजित करते हैं वो मध्य में आना चाहिए, इसलिए इसका लंबवत घटक इधर आ गया EB sin थीटा। तो हमने क्या किया, पहले EA को वियोजित किया, और हमेशा जब भी किसी सदिश को वियोजित करते हैं तो थीटा की डायरेक्शन में हमेशा cos घटक आता है और उसके लंबवत sin घटक आता है। तो मैंने EA को वियोजित किया तो थीटा इधर था, तो इधर आने पर ये हो गया EA cos थीटा और ये हो गया EA sin थीटा। फिर EB को वियोजित किया तो इसका थीटा घटक इधर है, तो इसलिए यहाँ आया EB cos थीटा और इसके लंबवत क्या आ गया EB sin थीटा। अब देखिए, अब हमको परिणामी बिंदु क्षेत्र की विद्युत निकालनी, तो हमने यहाँ क्या किया, EA तथा EB को घटकों में वियोजित करने पर, या घटकों में वियोजित करते हैं, तो घटकों में वियोजित किया ना, देखो ये दोनों घटक एक दूसरे के बराबर और विपरीत, बराबर हमने बता दिया EA और EB बराबर है, EA और EB बराबर मतलब जो एंगल ले रहे हैं वो भी हम बराबर ले रहे हैं, एंगल बराबर है तो साइन की वैल्यू भी बराबर आएगी। इसका मीनिंग हुआ ये दोनों एक दूसरे के बराबर तो है, परंतु ये देखो एक दूसरे के विपरीत है, विपरीत होने के कारण ये दोनों एक दूसरे को निरस्त यानी कैंसिल करते हैं। जबकि ये दोनों घटक अब एक ही डायरेक्शन में यानी एक ही दिशा में आए, एक ही दिशा में आने पर अब जो बिंदु P पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इन दोनों घटकों के योगफल के बराबर है। ये दोनों क्या हो गया, एक दूसरे के बराबर और विपरीत होने के कारण निरस्त हो गए, जबकि ये दोनों एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ गए। तो E और EB को घटकों में वियोजित किया, ये वाले घटक तो एक दूसरे के बराबर और विपरीत होने के कारण निरस्त हो गए, जबकि ये दोनों घटक एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ गए। इसका मीनिंग क्या हुआ, E और EB को घटकों में वियोजित करते हैं, अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकली, ये दोनों एक दूसरे के बराबर और विपरीत होने के कारण निरस्त हो गए, जबकि ये दोनों एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ गए। इसलिए E बराबर क्या हो जाएगा, EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा। दोनों एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में होने के कारण दोनों को मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। E बराबर क्या हो गया, EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा। अब हम जानते हैं EA और EB बराबर है, तो इसको हम डबल करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि EA cos थीटा प्लस EB को चाहे तो EA लिख दो, तो E बराबर क्या हो गया 2EA cos थीटा। ये होगी क्वेश्चन नंबर 4। क्यों लिखा है हमने, क्योंकि EA और EB बराबर है, इसका मीनिंग है EB को मैंने EA लिखा तो EA cos थीटा प्लस EA cos थीटा क्या हो गया 2EA cos थीटा। अब मेरे पास EA का मान तो है, अब नई प्रॉब्लम और आगे इसके अंदर cos थीटा। अब मैं cos थीटा कैसे निकालूं, वापिस पाइथागोरस में या हमने त्रिकोणमिति पढ़ी हुई है, त्रिकोणमिति में आप पढ़ते हो एक फॉर्मूला, अब मैं किसकी वैल्यू निकाल रहा हूं, cos थीटा, क्योंकि EA की वैल्यू हमारे पास है r² प्लस a²। अब मुझे cos थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो cos थीटा निकालने के वापिस त्रिभुज AOP है। अब वापिस यहाँ त्रिकोणमिति आ गई, पाइथागोरस त्रिकोणमिति में क्या होता है, लाल बटा बटा आपका पड़ा हुआ है, ये होता है साइन, ये होता है cos और ये होता है tan। फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको जितनी प्रैक्टिस करोगे तभी फिजिक्स होनी है, रटने से फिजिक्स नहीं होती है, लिख लिख के याद करोगे तो ये फिजिक्स के डेरिवेशन दिमाग में रहते हैं, क्योंकि फिजिक्स पूरी मैथ्स है। फिजिक्स में 3 चीजें साथ में चलती है, मैथ्स भी चलती है, आपका थ्योरी भी होनी चाहिए। तो आपका ये आपने पढ़ा होगा 10 के अंदर, 9 के अंदर भी लाल बटा कट्टा, लाल बटा कट्टा का मीनिंग क्या होता है, लंब बटा कण क्या होता है साइन थीटा, आधा बटा कण क्या होता है cos
लंब बटा आधार क्या होता है, tan थीटा। अब मुझे यहाँ पर किसका मान निकालना है, cos थीटा का मान निकालना है। तो cos थीटा का मीनिंग क्या हुआ, आधार बटा कर्ण। आओ वापिस, हमने कौन सा त्रिभुज लिया, कोई भी ले सकते हैं, दोनों में त्रिभुज कोई भी ले सकते हैं। हमने लिया AOP, कौन सा लिया है, AOP। अब हमको क्या निकालना है इसके अंदर, cos थीटा। तो cos थीटा क्या हो गया, आधार बटा कर्ण। अब इतना बात 12th क्लास के बच्चों को आपको ये मालूम होना चाहिए, त्रिभुज के अंदर आपका आधार कौन सा होता है, कर्ण कौन सा होता है, लंब कौन सा होता है। इतना जबरदस्त होता है, जहां 90 डिग्री होता है वो अधिकतम लंब माना जाता है। और हमेशा जो एंगल बनता है, हमेशा अधिकतम एंगल आधार और कर्ण के बीच में बनता है। हमने यहाँ लिखने की सुविधा के लिए ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया। एंगल ये है, आधार, ये कर्ण और लंब। अब अपने को क्या चाहिए, यहाँ पर cos थीटा चाहिए। और cos थीटा मैंने बता दिया होता है आधार बटा कर्ण। आधार बन क्या है, a, और कर्ण क्या है, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यहाँ cos थीटा बराबर a अपॉन रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर हो गई 5। दिख रहा है कैसे हुआ, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार हो गया a और कर्ण हो गया रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब ये सब वैल्यू को 4 में रखते हैं, समीकरण 4 में 1 और 5 से मान रखने पर तो E बराबर 2 KQ का A का मान आएगा KQ अपॉन रूट ऑफ KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये तो आ गया E A का मान रखा है। अब cos थीटा का मान, cos थीटा ये समीकरण 5 से क्या है, a अपॉन रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये का भी मान आ गया और cos थीटा का मान। फिर यहाँ देखो नीचे आपका दोनों आधार सेम है, आधार सेम होने पर जानते घाते जुड़ती है। यहाँ इसकी घात 1 है और इसकी घात 1/2 है। यानी रूट का मीनिंग हम जानते हैं, जैसे रूट का मीनिंग मैंने बता चुका हूँ, 1/2 होता है और ये 1 है। 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2। इसलिए 2KQA अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। क्यों जा रहा है, क्योंकि आधार से होने पर घाते जोड़ सकते हैं। यहाँ घात 1 है और यहाँ घात 1/2 है। 1 प्लस 1/2 कितनी हो गई, 3/2। फिर हम अभी पढ़ चुके वापस, यदि r a स्क्वायर को नगण्य मानने पर तो क्या हो गया, E बराबर, साथ इसको P के रूप में लिखना, तो मैं 2 को अंदर की तरफ लिख देता हूँ, Q इंटू 2A। और A को A स्क्वायर नगण्य हो गया तो R स्क्वायर की पावर 3/2। अब R स्क्वायर की पावर 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये Q इंटू 2 अभी हमने पढ़ा है P होता है और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो R। वापिस यहाँ से Q इंटू 2A बराबर हम जानते हैं क्या होता है, P बराबर d/r। तो निरक्षीय रेखा पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है, E बराबर KP अपॉन R3। क्या होती है, E बराबर KP अपॉन R3। क्योंकि ये डेरिवेशन है, इस फॉर्मूले के हिसाब से हम इसको सॉल्व करके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है, जो डिनोमिनेटर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की तरफ, डिनोमिनेटर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ, और उसको सॉल्व करके मैच लगाकर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाल सकते हैं। तो अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 2KP अपॉन R3 और निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है E बराबर KP अपॉन R3।